Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce. So students, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम अपनी बेसिकली यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि है लेबर कॉस्टिंग की यूनिट। अभी तक हमने लास्ट यूनिट में मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ लिया है और फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस पूरे चैप्टर का या पूरे सब्जेक्ट का कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है या कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको आगे समझ आ सके कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। रही बात पार्ट 2 और पार्ट 3 की, तो उसमें हमने मटेरियल कॉस्टिंग डिस्कस किया था कि मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है, मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है या मटेरियल कंट्रोल को करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लेबर कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेबर क्या है। लेबर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम बेसिकली दो टाइप की लेबर पढ़ते थे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेबर कौन है। लेबर में वो सारी ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि इंगेज हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेबर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स को काउंट करते हैं जो कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज है, जो हेल्प कर रही है या सुपरवाइज कर रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को। या तो वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन पार्ट है तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा, और अगर मेन पार्ट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। और यहाँ पे हमें उनको दी जाने वाली वेजेस कोई तो हमारे लिए कॉस्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो हम उनको वेजेस दे रहे हैं वो हमारे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है। तो जो लेबर को हम पेमेंट दे रहे हैं, लेबर को जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, बेसिकली हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे और उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे कि हम लेबर को किस हिसाब से पेमेंट करते हैं। क्या हम उनको आर्ली रेट पर वेज पेमेंट करेंगे, या हम मंथली रेट पर वेज पेमेंट करेंगे, या फिर हम पीस के बेसिस पे करेंगे, या फिर हम इंसेंटिव प्लान्स भी उसमें ऐड करेंगे, बोनस देंगे कि नहीं देने वाले हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। सो लेबर कॉस्ट में क्या आता है, वो सारे एक्सपेंसेस जो एक एम्प्लॉयर करता है किस पर, अपने वर्कर्स पर। अभी वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस को भी हम बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट, जिसमें हम मॉनेटरी पेमेंट और नॉन मॉनेटरी पेमेंट पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप उसको देखेंगे। सो सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर में कौन सी लेबर आती है। डायरेक्ट लेबर में हम वो लेबर काउंट करते हैं जो डायरेक्टली इंगेज्ड है। डायरेक्टली इंगेज्ड है इसका मतलब क्या, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फर्नीचर का कि फर्नीचर हम बना रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट लेबर कौन सा होगा, कारपेंटर, और उसको दी जाने वाली वेजेस हमारी किस के अंदर काउंट होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। वहीं इनडायरेक्ट लेबर में कौन होगा, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ उसकी प्रेजेंस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी उस डायरेक्ट लेबर की या मेन लेबर की। तो यहाँ पे हमने कौन बात करे थे, या फिर कंपनी का फोरमैन हो गया, या कंपनी का गार्ड हो गया, कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंपनी के इनडायरेक्ट लेबर। गेटिंग स्टूडेंट्स, तो हमने समझा ना कि लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम लेबर को कॉस्ट देते हैं, लेबर को कॉस्ट तो नहीं देते हैं, हम लेबर को वेजेस देते हैं, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, तो उसकी अकाउंटिंग करना ही हम सीखेंगे इस पूरी यूनिट में। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो हम लेबर को पेमेंट किन तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम उनको मॉनेटरी पेमेंट दे दें, और एक ये है कि हम उनको नॉन मॉनेटरी पेमेंट दे दें। मॉनेटरी पेमेंट या तो वो कैश के फॉर्म में ही होगा, बेसिकली कैश के फॉर्म में है तभी तो वो मॉनेटरी है, और नॉन मॉनेटरी की कैश के फॉर्म में ना होकर हम उनको काइंड के फॉर्म में दे रहे हैं। किसके फॉर्म में दे रहे हैं स्टूडेंट्स, काइंड के। अभी कैश फॉर्म में क्या क्या आता है कि सैलरी, हम वे बात करते हैं बेसिकली, हम लेबर की बात करें तो वेजेस वर्ड भी यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है।
फिर हम बात करते हैं ओवर टाइम वेजेस। अगर आपने अपने वर्कर से ओवर टाइम कराया है, जो हमारे फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग है उससे ज़्यादा काम अगर आपने उससे करवाया है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? ओवर टाइम वेज। देन हम बात करते हैं कमीशन की। कमीशन में आप अगर अपने वर्कर से कमीशन बेसिस पे काम करवाते हैं, जैसे जो सेल्स होती हैं, जितने भी हमारी सेल्स जॉब्स होती हैं उसमें वर्कर को कमीशन दिया जाता है हर एक सेल पर। तो अगर आपका नेचर ऑफ जॉब उस टाइप का है तो आपको अपने वर्कर को कमीशन देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है वर्कर्स के लिए, जिसमें हर मंथ उसके सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट काटा जाता है, और उस सेम अमाउंट जितना कट उसकी सैलरी से किया जा रहा है उतना ही सेम अमाउंट किससे कट किया जाएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। सो दैट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी इंक्लूड इन एडिंग विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर भी कर ले, तो मिला के जो फंड सिक्योर होता है, और जब एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है या रिटायर होता है उस टाइम पे वो सारा इकट्ठा पैसा उसको मिलता है। तो क्या फ़ायदा हुआ कि इंटरेस्ट भी मिल जाता है उस पर। तो ये भी एक टाइप का मॉनेटरी पेमेंट ही हुआ, जो मोटिवेट करता है बेसिकली एम्प्लॉई को। फिर बात करते हैं बोनस, और लास्ट इज़ द पेंशन। ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर ही होंगे ये वर्ड। अगर एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो या आपका वर्कर अच्छा वर्क करके दे रहा है तो आप उसको बोनस दोगे। बेसिकली बोनस अगर ना भी दो तो फेस्टिवल्स पर बोनस दिए जाते हैं वर्कर्स को, ताकि उन्हें मोटिवेट कर सकें। अब स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमने इतना सारा तो पढ़ लिया कि हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको तो आप अपने वर्कर को बेसिकली ये दे क्यों रहे हो? क्या हम केवल सैलरी देंगे या वेजेस देंगे तो वर्कर आपका खुश रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि वर्कर इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सो ये एक जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमने बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, उसी तरीके से अगर आपको एथिकल या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। एज वर्कर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास प्लांट है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास इक्विपमेंट्स है, तो क्या आप काम खुद करवा पाएंगे? ये मशीन्स खुद काम कर लेंगी? नहीं करेंगे। अभी हम इतने एरा में नहीं पहुँचे, रोबोटिक एरा में नहीं आए हैं कि सारा काम आपका मशीन या रोबोट्स करवा देंगे या कर लेंगे, बट उनको भी गाइड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए हमें ह्यूमन की ज़रूरत है। उसी तरीके से आप अपने वर्कर को, अगर आपको काम करवाना है, वर्कर से काम करवाने के लिए आपको उन्हें मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देने ही पड़ेंगे, ताकि वो मोटिवेट रहे और वो काम को करने के लिए हमेशा आगे बढ़कर आए। ये ना हो कि हम उसको ज़बरदस्ती करवा रहे हों, तो वो वर्कर मन से नहीं करता है और उसकी वजह से आपकी कंपनी को लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी पेमेंट की। जितने मॉनेटरी पेमेंट इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही नॉन मॉनेटरी पेमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी पेमेंट देखकर ही आपका वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। अगर आप लोगों ने कुछ एक टर्म सुना होगा, जेडी, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? बेसिकली लिखा होता है कि वर्कर किस जॉब के लिए हायर करा जा रहा है, उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो उसने क्या देखा? सैलरी देखी ना, रोल्स देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली। लेकिन वो अगर सेम ही पे सैलरी पर उसे 5 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स हो गए, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक भी वर्कर नहीं करता है सेम सैलरी पर, उसको चाहिए होता है हाइक। सो अगर हम नॉन मॉनेटरी पेमेंट भी नहीं देंगे ना, तो दैट वर्कर will lead to exit from our job and will join the new job and will switch to the another job as well. So non monetary payment में बेसिकली ये है कि आप उनको नॉन मैनेटरी पेमेंट दीजिए। अब नॉन मैनेटरी पेमेंट के लिए दूसरा वर्ड होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। ये वर्ड भी अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म फ्रिंज बेनिफिट, तो आपको पता होनी चाहिए जो नॉन मैनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उन्हीं को हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या आता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं तो आप उनके लिए फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, या कुछ पैसा उनके एजुकेशन के लिए दीजिए, या फ्री पार्किंग, फूड, मेडिकल फैसिलिटी। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं मोस्ट ऑफ द
कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। सो ये भी एक अच्छा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। उसको फिर सेफ्टी तो रहती है ना एम्प्लॉय को कि हाँ, कल को अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरी फैमिली के लिए कुछ तो सेव करके मैं जा रहा हूँ। अपने डेली वेजेस से तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कंपनी ने मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखा है फ्यूचर बेनिफिट के लिए। उसके बाद कंपनी पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं। नेक्स्ट सेट्स ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। कंपनी अपने वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर कर रही है तो किस मोटिव से कर रही है? उसका मोटिव यही है कि आपके वर्कर की स्किल्स डेवलप हो, इन्हांस हो, वो अच्छे से वर्क कर पाए। सो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो आप लेते हो, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आने वाली है, नहीं, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। और रिकॉग्निशन मतलब होता है कि आपको स्टेटस मिल रहा है कि नहीं कंपनी में। आप जो काम कर रहे हो, मान के चलो आप काम कर रहे हो, काम आप अच्छे से ही कर रहे हो, टाइम पे काम करके दे रहे हो, बट आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है कंपनी में, ना ही आपके लिए कुछ अच्छा बोला जाता है, ऊपर से ये और बोला जाता है ये तो काम ही नहीं करता, ये तो प्रॉपर टाइम पे आते ही नहीं है। तो दैट विल लीड टू डीमोटिवेशन इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर और इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सो डीमोटिवेशन अराइज होता है, तो जिसकी वजह से वो वर्कर अनप्रोडक्टिवली वर्क करता है। सो स्टेटस और रिकॉग्निशन देना अपने एम्प्लॉय को ज़रूरी होता है बिजनेस फर्म के लिए, ताकि आपका एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता रहे, उसको ऐसा लगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इस ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली का पार्ट है। सो वो अच्छे से वर्क करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप अगर लेबर कॉस्ट आपको सिंपल से पूछते हैं कि क्या होता है, तो लेबर कॉस्ट आप समझाएंगे। देन ये आप बताएंगे कि लेबर कॉस्ट में हम क्या क्या कॉस्ट या किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ये सब आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, जो कि है हमारा लेबर टर्नओवर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में आपको बेसिकली देखना लेबर टर्नओवर, अभी आपने लास्ट क्लास में एक रेशियो पढ़ा, दैट इज़ ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि इन्वेंट्री कितने टाइम में टर्न अप होकर कैश में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाती है। वहीं उतने इसमें हम लेबर टर्नओवर में लेबर कहीं टर्न नहीं होगी, लेबर टर्न होके हमारे पास वापस नहीं आएगी। यहाँ पे कंसेप्ट पूरा उल्टा है। लेबर टर्नओवर है कि लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर जाएगी। लेबर टर्नओवर बेसिकली रेशो ही होता है एक तरीके का, जो ये मेजर करता है कि कितना फ्रिक्वेंटली आपका वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। आप रीड भी कर सकते हैं, द चेंज इन द लेबर फोर्स इज नोन एज लेबर टर्नओवर। थस लेबर टर्नओवर में आपका एम्प्लॉई मोबाइल कितना है मीन्स रिफर्स टू द मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री फॉर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें हम बेसिकली परसेंटेज चेंजेस मेज़र करते हैं कि कितना परसेंट आपका वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। अब सोच के बताइए स्टूडेंट्स कि अगर लेबर टर्नओवर हाई होगा वो अच्छा है या फिर लो होगा वो अच्छा है। सो लेबर टर्नओवर अगर हाई होता है तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि आपका वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, वो कुछ ही टाइम में आपके ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करता है। तो हाई टर्नओवर रेशियो इज़ बैड साइन फॉर योर इंडस्ट्री और फॉर वी कैन से योर फर्म। बट लो टर्नओवर बताता है कि हाँ, इतना फ्रिक्वेंटली हमारा वर्कर नहीं जा रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ पे या फिर किसी और अदर रीज़न से वो यहाँ से जा रहा हो, या वो शिफ्ट हो गया हो, या फिर वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के थ्रू निकाल दिया गया हो फर्म के थ्रू, तो वो रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं। सो हाई टर्नओवर तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फेम को नीचे गिराता है। अब बात करते हैं क्या कारण हो सकते हैं। ये सब लेबर टर्नओवर तो हो रहा है, बट कारण क्या है इन सब के? कारण क्या हो सकते हैं? कारण में आप बताएंगे कि लेबर टर्नओवर आपका किस कारण से हो सकता है कि आपका वर्कर मोटिवेट फील नहीं कर रहा है, डीमोटिवेटेड है। अगर आपका वर्कर डीमोटिवेटेड है तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और डीमोटिवेटेड वो कब होगा? जब उसको वेजेस कम मिल रही होगी, या उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होंगी, ये सब रीजंस होंगे ना। उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा नहीं जा रहा है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, या उसको स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो पेमेंट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पढ़े ना, वो ही उनके ही कमी के कारण आपका वर्कर डिससेटिस्फाई होगा और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा। अब हमने बात क्या करी कि लेबर टर्नओवर रेशो मीन्स हमें रेशो भी निकालना आना चाहिए ना, कि आपके कितने परसेंट ऑफ वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, या फिर कैसे पता चलेगा कि कितने वर्कर्स आपके जा रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे
जब मेज़रमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के रेशोज़ पढ़ते हैं। पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड। सेपरेशन से नाम से क्लियर हो रहा होगा कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है। दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट और सेपरेशन में तो डिफरेंस पता है ना स्टूडेंट्स आपको। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका कितना पार्ट ऑफ वर्कर या कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर रिप्लेस किया जा रहा है बाय द न्यू एम्प्लॉय। और लास्ट मेथड है जो कि है फ्लक्स मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्स मेथड। अब समझते हैं स्टूडेंट वन बाय वन। तीनों के ही फॉर्मूले हैं। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए मैं W ही बना रही हूँ अभी। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। ये तो हो गया हमारा किसका? बेसिकली हमारे सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। उसके बाद बात करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड की। तो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला इस जैसा ही है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें लेफ्ट पढ़ा था, उसमें हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन में वही सेम चीज़ एवरेज वर्कर्स इंटू 100। समझ में आया स्टूडेंट? इस फॉर्मूले को आपको क्लियर हुआ? अब बात करते हैं तीसरे मेथड की जो कि फ्लक्स मेथड है, जो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड न्यूमरेटर में डालते हैं और अपॉन में डालते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। हम एक बार चार्ट से भी सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, तीनों ही फॉर्मूले को। अभी तो आपको समझ में आया सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। देखते हैं। अब इस चार्ट में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लेबर टर्नओवर रेट में रिप्लेसमेंट मेथड का इन्होंने क्या फॉर्मूला लिखा है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एंड फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो ये तो रहे स्टूडेंट तीनों फॉर्मूले। आपको तीनों ही फॉर्मूलों को याद रखना है। अब हम इसके आगे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेपरेशंस। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ सेपरेशंस निकालनी है आपको। नंबर ऑफ सेपरेशंस मतलब सेपरेशंस का नंबर निकालना है आपको। फिर बोला गया कि लेबर टर्नओवर रेट बेस्ड ऑन सेपरेशन 10%। मीन सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको 10% दी गई है। अभी सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, जो कि हमें निकालने हैं, अपॉन में हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स लेते थे, जो कि हम देखते हैं अभी हमें निकालने हैं कि दिए जाएंगे, इज इक्वल टू आपको 10 दिया है। ठीक है, सेपरेशन मेथड का। फिर लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड का दिया है कि वर्कर्स जो रिप्लेस्ड हुए हैं अपॉन वही एवरेज, आपको कितना दिया गया है? ये 8% दिया है। नेक्स्ट आपको बोला गया है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, कि कितने रिप्लेसमेंट हुए, ये भी आपको दे दिया गया है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स आपको यहाँ पे रिप्लेस्ड की वैल्यू 16 दी गई है। मीन्स ये आपको 16 दिया गया है। तो जिससे कहीं ना कहीं आप रिलेट करके क्या निकाल पाएँ? एवरेज आपका निकल के आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी हमें ज़रूरत मेन रिप्लेसमेंट मेथड की ही है। अभी हम वो देखते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड में आपको ये 16 दिया गया है। एक बार हम इसको फिर से लिख लेते हैं रब करके। रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये तो होता है फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आपको बताए गए हैं 16 है, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100 कितना दिया है आपको? 8%।
तो यहाँ से जब आप एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1600 अपॉन 8, ये आ जाएगा 200। तो मतलब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आ गए आपके कितने, 200 वर्कर्स निकल के आ गए। अब देखते जाइएगा वन बाय वन स्टूडेंट। अब हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ यूज़ करेंगे जब हमें जो सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला होता है, सेपरेशन अपॉन एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। सेपरेशन में आप ये देखोगे कि कितने वर्कर सेपरेट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, यही तो देखते हैं। सो ये भी आपको 10% दिया गया है। तो यहाँ पे आप सेपरेशन की तो वैल्यू निकालनी है, सेपरेशन को ऐसे लिखा रहने दीजिए, एवरेज में आप 200 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा सेपरेशन, हमारा सेपरेशन निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस हो गए कि 20 वर्कर्स ने आपके ऑर्गेनाइजेशन से मतलब सेपरेट हुए होंगे 20 वर्कर्स। 20 इज़ द आंसर। समझ में आया? तीनों फॉर्मूले को बस रखिए और क्या गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। आप एक बार फुल फ्लेज सॉल्यूशन को यहाँ भी देख सकते हैं, इस पेज पर भी सेम इसमें इन्होंने कैलकुलेशन की है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कितने एम्प्लॉय थे सबसे पहले, दैन उसके बाद इन्होंने पुट करी वैल्यूज़, तो आपका एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 200 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेपरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है और एवरेज नंबर में 200 डाला और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 10% ऑफ 220 आ गया नंबर ऑफ़ सेपरेशन। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप और भी क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेन क्या माइंड में रखना है, तीनों फॉर्मूलेज। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। हो सकता है कोई भी फिगर इसमें अननोन हो, ज़रूरी नहीं है टर्नओवर रेट ही आपको अननोन हो, नहीं, कहीं के इस क्वेश्चन में आपको टर्नओवर रेट दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ़ सेपरेशंस या नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट निकालने को पूछ सकते हैं, मे बी एवरेज नंबर भी पूछ सकते हैं। सो एक बात और ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट, जब आपको एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे, वही जैसे ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर अपॉन 2, जो कि हर जगह होता है, मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग, जैसे इन्वेंट्री में करते थे, बिगनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, सेम विद द वर्कर्स एज वेल, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन जो हमने किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ कंसेप्ट आपके इस सिलेबस में, इस यूनिट के सिलेबस में दिए गए हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब आपको याद होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में लीड टाइम मैं कर रही थी, तो मैंने ये भी बता दिया था कि मैं आइडल टाइम भी डिस्कस करूँगी, बताया था ना मैंने। तो आइडल टाइम क्या होता है बेसिकली, आइडल टाइम इज़ दैट टाइम, आइडल मतलब फ्री, याद रख लीजिए, आइडल मतलब खाली पड़ा हुआ है, आइडल मतलब होता ही ये खाली पड़ा हुआ है, फ्री। तो आइडल टाइम क्या टाइम होता है, फॉर विच पेमेंट मेड बट नो डायरेक्ट बेनिफिट इज ऑब्टेन बाय द एम्प्लॉयर। मीन्स आपका आइडल टाइम की पेमेंट की जा रही है आपके वर्कर को, आइडल टाइम मतलब फ्री टाइम होता है। सपोज एक वर्कर 8 आवर्स के लिए जॉब पर आता है, लेकिन अब वो 8 आवर्स के लिए आ गया जॉब पे और वो 8 आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 10 to 6, 8 आवर्स हो गए। सो इस 10 to 6 के ड्यूरेशन में उसको लंच टाइम भी मिलता है ना, मान के चलिए 2 से 3 बजे तक उसका लंच टाइम होता है, चलिए जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। उसके बाद मान के चलिए वो 3 से 4 भी थोड़ा फ्री होके बैठ गया कि नहीं यार अभी तो लंच किया है, रेस्ट पीरियड भी मुझको चाहिए। फिर जब वो 10 बजे आता है ना, तो 11 से 11:30 वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करता है, जो कि आपके नॉर्म्स में नहीं है, ना ही ये ब्रेकफास्ट वाला टाइम नॉर्म में है, ना ही ये 3 to 4 रेस्ट पीरियड है। सो ये टाइम कहलाएगा आइडल टाइम। आइडल टाइम वो टाइम है उस जिस टाइम के लिए आपका वर्कर फ्री बैठा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि वो वर्किंग आवर्स में काउंट हो रहा है, जिसकी पेमेंट वो उसको की जानी है, लेकिन वो काउंट नहीं है वर्किंग मतलब प्रोडक्टिव आवर्स में उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, बट वो वर्किंग आवर्स का पार्ट है तो उसका पेमेंट भी किया जाना है।
सो क्लासिफिकेशन में हमने देखना है कि दो तरीके के वर्किंग आवर्स होते हैं, वो आइडल टाइम होते हैं। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम कैसा होता है? जहाँ पे आपका वर्कर फ्री बैठा है बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। कौन से रीजंस हैं यहाँ पे? अनअवॉइडेबल रीजंस है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि लाइट चली गई, अब लाइट चली गई आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट हाँ अगर जैसे मशीन एकदम से ख़राब हो गई वो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट अनअवॉइडेबल रीजंस, एबनॉर्मल लॉस, जिसमें आपका वर्कर जानबूझ के अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? जैसे कि इसमें आप काउंट कर सकते हो लैक ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये अनअवॉइडेबल है। आपको प्लानिंग पहले से करके रखनी थी तो आपका ये वर्क लॉस होता ही नहीं। या फिर कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, जैसे कि राइवलरी चल रही है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द यूनियन या एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट, तो भी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। या फिर उसने काम कर रहा है लेकिन स्लो काम कर रहा है, क्योंकि गो स्लो भी एक टेक्निक है काम को ना करने की। या वर्कर आपका स्ट्राइक पे चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इस समहाउ उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप उसकी डिमांड को मान लोगे तो वो वापस से वर्क पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो टर्म है ओवर टाइम। ओवर टाइम किसे बोलेंगे? जहाँ आप अपने वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था पेमेंट के टाइम पे, जैसे कि अगर आप अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड अबव द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, और ओवर टाइम निकालने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ओवर टाइम प्रीमियम, आप ओवर टाइम आवर्स मान के चलिए उसने 3 घंटे ऊपर काम किया, 6 बजे उसको जाना था बट वो 9 बजे गया है, इनटू अगर वेज रेट वैसे नॉर्मल आपको हर घंटे के 60 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन अभी आपको ओवर टाइम वेज रेट आपने 20 मान के चलिए तो आपको 60 रुपीज़ और ऊपर से देने पड़ेंगे, जो भी ओवर टाइम वेज रेट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक है लीव विद पे। क्या है हमारा? लीव विद पे। यहाँ पे कौन सा पेमेंट हो रहा है? आपके वर्कर को आप कौन सा पेमेंट कर रहे हो? उन छुट्टियों का पेमेंट कर रहे हो जिनका पेमेंट आप मतलब उन छुट्टियों का पेमेंट करना है इस लीव विद पे। जैसे कि अगर आपके वर्कर ने मेडिकल लीव ली है या आपके वर्कर ने कैजुअल लीव ली है जिसको CL बोलते हैं, यहाँ पे आपके वर्कर्स को कुछ लीव सेंशन होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कि अगर आपको ईयरली 13 CL अगर अलॉटेड है तो आप 13 CLs ले सकते हो ईयरली, या कुछ OL भी, ऑप्शनल लीव भी अलॉटेड होती है जिनका पेमेंट कटता नहीं है, आपको पे होता है। और मेडिकल लीव्स भी आपको पे होते हैं। अगर आप मेडिकल लगा देते हो तो आपको उस बिहाफ पर मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव्स भी पेबल होती हैं। इन लीव्स में आपको पेमेंट किया जाता है, पेमेंट आपका कट नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग जैसे कि आप मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे थे, जब हमने टर्म्स पढ़े थे, परचेज रिक्विजिशन या फिर ऑर्डर देना, टेंडर लेना, सप्लायर सेलेक्ट करना, प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है हर चीज़ का। या बिन कार्ड पढ़ा था कि इन्वेंट्री कब आ रही है, कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितनी इन्वेंट्री डिमांड पर निकल रही है। उसी तरीके से टाइम कीपिंग एक सिस्टम है अराइवल एंड डिपार्चर टाइम रिकॉर्ड करने का हर वर्कर का, कि वो कब आ रहा है, कितने बजे जाएगा। एक टाइप का रजिस्टर होता है, जैसे आप किसी सोसाइटी में एंटर करते हो तो सोसाइटी गार्ड पूरी एंट्री कराता है, एंट्री टाइम, डिपार्चर टाइम करवाता है ना, उसी तरीके से वर्कर का भी होता है। फैक्ट्री गेट पर गार्ड ही बेसिकली एंट्री करवाता है। वर्कर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो थंब प्रिंट से अटेंडेंस मार्क होती है, या आपका ऐप होता है, फेस ID से आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग में मैनुअल मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाइए या टोकन डिस्क मेथड अपनाइए, या मैकेनिकल मेथड्स में टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक्स होते हैं, जो मैं बता रही हूँ ना, थंब प्रिंट लगाना या फेस ID से अटेंडेंस लगाना, उसमें टाइम आपका प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। सो आप उसमें कोई आनाकानी नहीं बोल सकते, उसमें झूठ नहीं चलेगा। रजिस्टर में तो हो सकता है कि 9:05 हुए हो, आपने 9 बजे लिख दिया हो, लेकिन हाँ वो भी सुपरवाइज़ किया जाता है गार्ड के थ्रू, लेकिन इसको आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ जिस टाइम पे आपने चेक इन किया है तो आपका प्रॉपर टाइम वही शो करेगा, विद लोकेशन भी आएगी उसमें। सो आप कहीं भी बच नहीं सकते, इसमें कोई चांस नहीं है बचने का, मैनिपुलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट मेथड है टाइम कीपिंग को मतलब टाइम कीपिंग रखने का अपने वर्कर पर।
नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि रेगुलर, नाम ही लिखा है ना कैजुअल, जो कभी आते हैं कभी जाते हैं टाइप। सो कैजुअल वर्कर में आपका वर्कर जो है रेगुलर नहीं है, लेकिन उसको बुलाया गया है टू कवर द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट या टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। इस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बेसिकली उसको बुलाया गया है। जैसे ऑर्डर ज़्यादा अमाउंट का आ गया, अभी ऑर्डर ज़्यादा आ गया है, तो हम न्यू वर्कर्स को कुछ हायर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, हो सकता है केवल उस ऑर्डर को कंप्लीट होने तक के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर कर लिए हैं ताकि आपका वर्क टाइम पे कंप्लीट हो पाए, तो उनको कहलाएंगे वो कैजुअल वर्कर्स होंगे। अब बात करते हैं वेज शीट की। जैसे आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होता है, स्कूल्स में होता था, PAP लगते थे, वेज शीट में तो नाम वेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन हाँ, अगर डेली वेज शीट की बात करें तो डेली वेज शीट तो रिकॉर्ड करेगी एक एम्प्लॉय का आने जाने का टाइम भी, उसका रेस्ट पीरियड भी, उसका लंच पीरियड भी, या वो कितनी देर के लिए फैक्ट्री से बाहर गया है वो भी रिकॉर्ड करती है। लेकिन हम बेसिकली वेज शीट की बात करें या पेरोल सिस्टम या सैलरी शीट की बात करें, सो इसमें हम सैलरी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है, उसको डीए मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस कितना दिया जा रहा है, उसका HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस क्या है, या उसकी कन्वेंस फैसिलिटी हम उसको दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी स्पेशल या बोनस वगैरह जो दे रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सारे वर्कर्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनको दिए जाने वाली सैलरी के सारे कंपोनेंट लिखे गए हैं, फिर बाकी सभी डिडक्शंस हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना समझना है कि वेज शीट में रिकॉर्ड किया जाता है सारे कंपोनेंट ऑफ सैलरी को, जिसमें से बेसिक सैलरी भी काउंट होती है, डिडक्शंस भी आते हैं साथ में, डियरनेस अलाउंस, परक्यूसाइड्स, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने, परक्यूसाइड्स तो नहीं, बेसिकली हम इसमें मेडिकल फैसिलिटी या फिर बोनस वगैरह अलाउंसेस वगैरह काउंट करते हैं। सो क्या हो गया, वेज शीट एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। वहीं डेली वेज शीट की बात करें तो यहाँ पे आप अपने वर्कर की डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हो, टाइम रिकॉर्ड करते हो, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितनी देर उसने लंच किया, कितनी देर उसने रेस्ट किया, ताकि आप प्रॉपर अपने वर्कर को सुपरवाइज कर सको और ये देख सको कि वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है कहीं पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएगा, या तो वो आपसे थ्योरेटिकल पूछेंगे या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि कैलकुलेट द वेजेस अकॉर्डिंग टू दिस वन या दिस पर्सन। हालसे के अकॉर्डिंग निकालिए, रोवन के अकॉर्डिंग निकालिए, मेरिक के अकॉर्डिंग निकालिए, गांठ टास्क के अकॉर्डिंग निकालिए। ठीक है, देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस है। वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वेजेस क्या होते हैं, वेजेस दिए जाते हैं बेसिकली अनस्किल्ड वर्क के लिए। वेजेस अनस्किल्ड वर्क के लिए दिए जाने वाला कंपनसेशन या पेमेंट है, वहीं स्किल्ड वर्क के लिए दिए जाने वाला कंपनसेशन सैलरी कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं वेज पेमेंट के। वेज पेमेंट के अलग अलग मेथड हैं। बेसिकली तो हम जो पढ़ें 3 तरीके के ही हैं। एक है टाइम रेट सिस्टम, क्या बताया मैंने, टाइम रेट। एक होता है पीस रेट सिस्टम और एक होता है इंसेंटिव बेस्ड। टाइम रेट सिस्टम में आप अपने वर्कर को टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो, जितना टाइम उसने अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है, मतलब कितने आवर्स उसने एक डे के या कितने आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। बेसिकली आवर्स ना करके आप डे वाइज ही पेमेंट होती है यहाँ पे, कि एक दिन अगर बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड वर्क की बात करें, जैसे कि अगर आप जो घर बनाने वाले लेबर होती है उसको 8 घंटे के लिए वो आती है, तो उतने हिसाब से पेमेंट होते हैं उसको। वहीं पीस रेट की बात करें, पीस रेट में आपके वर्कर ने कितनी यूनिट्स, पीस मतलब समझ रहे ना, पीस मतलब किसी भी चीज़ का टुकड़ा, बट टुकड़े की बात नहीं है यहाँ पर, उस आपके वर्कर ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी, आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो। वहीं बात करते हैं इंसेंटिव बेस्ड की, तो यहाँ पे आप बेसिक वेज तो दोगे, जो मिनिमम तो दोगे, मीन्स बेसिक ना बोलकर हम उस वर्ड को मिनिमम बोलें, साथ में आप उसको बोनस दोगे या इंसेंटिव दोगे। और किस बेसिस पे दोगे, जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा तभी तो दोगे।
सो ये तो रहे तीनों मेथड, टाइम रेट, पीस रेट और इंसेंटिव बेस। अभी हमें टाइम रेट में हम बेसिकली घंटों पर फोकस करेंगे कि कितने घंटे उसने काम किया। क्या फोकस करेंगे कि कितने घंटे उसने काम किया है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि आर वर्कड या आर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय आर्ली वेज रेट। एक घंटे की वेज रेट क्या है, मतलब एक घंटे का रेट क्या है उसका पेमेंट का। वहीं पीस रेट में क्या करोगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स उसने कितनी बनाई हैं और यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दोगे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है आपकी, उसी के अकॉर्डिंग तो करोगे। अगर उसने मान के चलिए 100 यूनिट बना दी और एक यूनिट 10 रुपये की है तो 1000 रुपये उसको मिल जाएंगे आज के। अगर वो 50 यूनिट्स बनाता तो उसको 5 मतलब 50 इंटू 10 करते तो 500 रुपीज़ मिल जाते। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले हो गए इनके। और रही इंसेंटिव बेस की, इसमें अलग अलग पर्सन ने अलग अलग मेथड दिए हैं, उसको हमें 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं, टाइम रेट सिस्टम में बेसिकली मेथड जो होते हैं, वैसे टाइम रेट सिस्टम में, बट इसके अंदर भी सब मेथड है, अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी लेवल पर, हाई लेवल पर और गारंटेड टाइम रेट। वहीं पीस रेट सिस्टम में स्ट्रेट पीस रेट है, पीस रेट विद गारंटेड डे रेट्स और डिफरेंशियल है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन बोनस स्कीम्स में हम लोग हाल से वियर, रोवन, इमर्शन, बिडिक्स, ये बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में भी उसको डिफ़ाइन किया गया है, तो हम केवल वही कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा मेथड है, टाइम रेट सिस्टम। सबसे पहला मेथड क्या है, टाइम रेट सिस्टम है। अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम आपका वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। तो टाइम रेट सिस्टम में जो ऑर्डिनरी लेवल का टाइम रेट सिस्टम है, तो उतना जितना आपने घंटे दिए उस हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। सेम इजी सा मेथड है कि टाइम रेट सिस्टम में द पेमेंट मेड टू द वर्कर बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच दे वर्क, पेमेंट इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। ये हमने डिस्कस कर लिया है। जब आपको लिखने को आएगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आप एक बार बस वर्ड मीनिंग समझ लीजिए पर्टिकुलर वर्ड का, फिर आप लिख पाएंगे अच्छे से। टाइम रेट एट हाई वेज लेवल, अभी यहाँ पर हाई वेज मिलेगी आपको, मतलब हाई वेज लेवल में जो वेजेस होती हैं वो हायर रेट पे दी जाती है नॉर्मल रेट से। मान के चलिए 1 घंटे का वेज रेट आपका 50 रुपीज़ है, तो अगर आपने हाई काम करा तो वो 70 मतलब 20 एक्स्ट्रा आपको पे कर देंगे। बेसिकली कर ऐसा क्यों रहे हैं, ताकि आपका मतलब जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। समझ रहे हो स्टूडेंट। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू द टाइम रेट सिस्टम एट ऑर्डिनरी लेवल्स एक्सेप्ट दैट द टाइम रेट इज़ हाई। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर ऑर्डिनरली होता था, यहाँ पे हाई टाइम रेट है देन द टाइम रेट एट ऑर्डिनरी लेवल इन ऑर्डर टू हैव अ हायर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है गारंटेड टाइम रेट। नाम है कि गारंटेड है, नुकसान नहीं होगा किसी भी वर्कर का। यहाँ पे आपका जो वर्कर्स है पेमेंट उसको की जाएगी, लेकिन उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करके, मेरिट अवार्ड्स को कंसिडर करके, मीन्स जो फेयर वेज रेट होता है ना उस अकॉर्डिंग उसको पेमेंट होगी। जैसे आज से 10 साल पहले अगर जैसे कि जो लेबर थी कंस्ट्रक्शन के लिए आती थी उसको पेमेंट होती थी 500 रुपये होती थी मेन इंसान को जो करता था, और उसके अंडर जो करता था उसको 300। बट आज वो रेट नहीं है, आज हो गई है 800 रुपये मेन इंसान को, और उस जो बेलदार जिसको बोलते हैं जो किसी के अंडर वर्क करता है उसको होती है 500। सो ये वेज रेट क्यों हुई है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो एटलीस्ट अपनी खुद की ज़रूरतें तो कंप्लीट कर पाए। इस वजह से इसी वेज रेट में हम काउंट करते हैं गारंटेड टाइम रेट सिस्टम को, जिसमें वेजेस की रेट डिसाइड होती है एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग और द इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है पीस रेट सिस्टम। कौन सा रेट सिस्टम है, पीस रेट। ये जो मेथड है पीस रेट सिस्टम का, अब यहाँ पे वर्कर को पेमेंट पीस के अकॉर्डिंग हो रही है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग हो रही है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो स्ट्रेट पीस रेट में क्या होगा, हर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, जो नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस इनटू पीस रेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी है पीस रेट विद गारंटेड वेजेस।
कि पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी लेकिन गारंटेड वेजेस भी मिलेगी। गारंटेड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर पेमेंट टाइम रेट के अकॉर्डिंग होगी। टाइम रेट आपकी यहाँ पर गारंटेड वेज होगी। जैसे मान के चलिए आपको ऑर्डर था कि आपको एक दिन में 100 यूनिट्स बनानी है, आप लेकिन अगर आपने 80 यूनिट्स बनाई तो जो 20 यूनिट्स का पेमेंट है, जैसे 100 इंटू 10 करते तो आपको 1000 मिलते आज के, लेकिन आपको 800 मिल रहे हैं। तो जब आप अपने डिज़ायर्ड या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट जितना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो तो उस जगह पर आपको जो अर्निंग होती है वो पीस रेट के अकॉर्डिंग ना होकर टाइम वेजेस जो गारंटेड होते हैं, मान के चलिए कि 900 गारंटेड था कि दिन का पेमेंट 900 होगा अगर उसने इतने घंटे दिए हैं, तो आपको यहाँ पर 800 ना मिलकर 900 मिलेगी, क्योंकि आपने काम किया है लेकिन आप जितना स्टैंडर्ड आउटपुट था उसको अचीव नहीं कर पाए हो। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको दो मेथड्स अंदर पढ़ने पड़ेंगे। एक टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट मेथड, जो कि बेसिकली आपको FW टेलर ने दिया है। उन्होंने, जब आप लोगों ने मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडीज़ में आपने FW टेलर का नाम तो बहुत सुना होगा। तो उन्होंने मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी की थी बेसिकली, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट को। तो टाइम स्टडी में भी उन्होंने बेसिकली टाइम कितना देना चाहिए, और मोशन स्टडी में भी कि कितने टाइम बाद वर्कर्स को मोशन में आना चाहिए, और फैटिग स्टडी में कि कितने टाइम बाद उसको रेस्ट मिलना चाहिए। तो ये स्टडी उन्होंने करी। तो बेसिकली इस स्टडी को करके उन्होंने सजेस्ट करे हैं 2 रेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। 2 रेट, एक तो हायर रेट में उन्होंने सजेस्ट किया और एक लोअर रेट करा है। हायर रेट तब आपको, मतलब हायर रेट पर आपको पेमेंट, या फिर ये समझो ज़्यादा पेमेंट आपको वर्कर्स को तब देना है जब वो स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर जो फिक्स्ड आउटपुट है उसको अचीव कर ले या उससे ज़्यादा बना दे। लेकिन अगर वो नहीं बना पाता है, इन दैट केस यू हैव टू गिव देम अ लोअर वेजेस इक्वल टू द लोअर रेट। उस केस में आपको अपने वर्कर को लोअर रेट की वेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आया? अभी 1 बाय 1 हम देखेंगे। वही मेरिक वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है। मेरिक वाले में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपने 83% काम कर लिया, 100% होती है कोई भी चीज़, लेकिन अगर आपने अप टू 83% वर्क कर लिया तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर अबव 83% करते हो तो 110%। अभी हम देखते हैं 1 बाय 1। देखो, टेलर्स के जो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने क्या बताया कि 2 रेट डिसाइड करी गई हैं। एक है आपकी हायर रेट और एक आपकी लोअर रेट। हायर रेट कब मिलेगी वर्कर को? जब उसने स्टैंडर्ड, मान के चलिए मैं लिख रही हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा कर दिया या बराबर कर दिया, दोनों। लेकिन अगर उससे कम करते हो तो लोअर रेट पर पेमेंट हो जाएगी। वहीं बात करते हैं मेरिक की डिफरेंशियल रेट सिस्टम की। तो उन्होंने यहाँ पर परसेंटेज दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 83% तक काम हुआ, मतलब 83%, अप टू 83% अगर काम होता है तो आपको पेमेंट नॉर्मल पीस रेट के सिस्टम से हो जाएगी, नॉर्मल पीस रेट सिस्टम से हो जाएगी। वहीं अगर आपने 83 टू 100% काम करके दे दिया, उस केस में आपको 110% पेमेंट होगी। और अगर 100 के अबव कर दिया आपने काम तो आपको 120% होगी, मीन्स 10% एक्स्ट्रा और यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी। समझ आया स्टूडेंट्स आपको? टेलर ने 2 रेट सजेस्ट करे। उन्होंने कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया सजेस्ट नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि अगर आपने वर्क कर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट को फिक्स अचीव कर लेता है या उससे ज़्यादा बना देता है, जो हमने 100 यूनिट्स का एग्जाम्पल लिया था, अगर मान के चलो उसने 105 यूनिट्स बना दी तो उस केस में उसको हायर रेट पर पेमेंट हो जाएगी। वहीं अगर आपका वर्कर वैसा रह गया कि उसने 80 यूनिट ही बना पाई तो उसको लोअर रेट पर पेमेंट होगी। उसी तरीके से अगर मेरिक की बात करें तो मेरिक ने परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया है। उन्होंने ये बोला कि अगर 83% के तक बना लेते हो तो आपको नॉर्मल रेट से पेमेंट होगी, 83 से 100% तक बनाते हो तो 110% पेमेंट होगी, और 100 के अबव करते हो तो 120% पेमेंट होगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी बात करते हैं हम इंसेंटिव स्कीम्स की। किन स्कीम्स की बात करते हैं? इंसेंटिव स्कीम्स की। इंसेंटिव स्कीम्स में स्टूडेंट्स बेसिकली 2 मेथड्स होने वाले हैं।
एक तो प्रीमियम बोनस मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें कवर करना ही है 101%। और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लेस में भी मैंने बस इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी हैं वही लिखे हैं, गांठ टास्क का, इमर्जन एफिशिएंसी और पॉइंट स्कीम। हम वन बाय वन इनको देखते हैं क्या है ये। बेसिकली हम यहाँ पर अपने वर्कर को इंसेंटिव देने वाले हो कि उसने फिक्स तो आप उसको दोगे, लेकिन साथ में इंसेंटिव दोगे उसके अच्छा काम करने पर। पहला जो हमारा मेथड है वो है हमारा हाल से प्रीमियम प्लान। कौन सा मेथड है? हाल से प्रीमियम प्लान। अब हाल से प्रीमियम प्लान में क्या है कि यहाँ पे जॉब अगर कंप्लीट हो, जैसे कि हाल से प्रीमियम प्लान में जो कि कंसेप्ट एफए हाल से ने दिया है, यहाँ पे आपका टाइम रेट तो गारंटेड है कि आपको कुछ तो टाइम रेट का पेमेंट तो होना है। मीन्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम रेट आपका गारंटेड है, आपको ये तो मिलेगा। प्लस आपका स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर फिक्स्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड टाइम आपका फिक्स्ड है कि कितने टाइम में आपको जॉब को करना है। उसके बाद अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा बना के दे देता है तो उस केस में उसको अच्छा पेमेंट मिल जाएगा, मीन्स बोनस मिलेगा। लिखा है कि द बोनस और द प्रीमियम जो मिलेगा अगर आप वर्क 30-70% टाइम सेव करके रखते हो। ठीक है, लेकिन आपको इतना सब कुछ पढ़ने से अच्छा फॉर्मूला बेसिक मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला इसका होता है कि वेजेस कैसे निकलेंगी, एक सेकेंड। वेजेस यहाँ पर निकलेगी जब आप लिखोगे टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट, जो कि होता ही अभी हमने टाइम वेज का पढ़ा ना कि कितने घंटे उसने लिए या फिर कितना टाइम दिया, प्लस 1 घंटे का रेट, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्रीमियम का परसेंटेज जो कि आपको दिया होगा, और आपको कितना आप प्रीमियम क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसने अच्छा वर्क किया है, उसने टाइम को बचाया है, जल्दी काम करके दिया है, तभी तो दे रहे हो। तो जब वो जल्दी काम करके देता है तब आप उसको प्रीमियम देते हो, और प्रीमियम देते हो बेसिकली टाइम सेव्ड का, कितना टाइम उसने सेव कर लिया है, इसको बोलते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। वहीं बात करते हैं हाल से वियर प्रीमियम प्लान की, तो ये भी एफ वियर हाल से ने इसको एफ वियर ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका प्लान है, शेयरिंग प्लान है, वो 33 1/3% है और 66 3/2% है। 33 3/1 to 6, मतलब यहाँ पर आपका टाइम सेव्ड का रेशो जैसे यहाँ पे 30-70% था, यहाँ पर आपका 33 3/1% और 66 मतलब 33 to 66% अगर आप सेव कर पा रहे हो तो उसी तरीके से आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि है रोवन सिस्टम। ये सिस्टम भी हाल से सिस्टम की तरह ही है, जिसमें टाइम रेट आपका फिक्स रहेगा, लेकिन हाँ जैसे वहाँ पर प्रीमियम का परसेंटेज दिया था, लेकिन प्रीमियम का यहाँ परसेंटेज में ना देकर रेशो में निकलता है। फॉर्मूला देखते हैं इसका, एक सेकेंड। वेजेस इज इक्वल टू, आप ये नोट करते जाइएगा फॉर्मूले, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएंगे कि ये कहाँ फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। आर्ली रेट प्लस रेशो बनाते हो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन मल्टीप्लाई आर्ली रेट, जो कि ऊपर मतलब एक तरीके से फर्स्ट और लास्ट पार्ट सेम है, बस आपको यहाँ पे रेशो लेना है। ये प्रीमियम का रेशो है यहाँ पे, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम में से कितना टाइम आपने सेव कर लिया उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मेथड्स हैं, गांठ टास्क और इमर्शन एफिशिएंसी बोनस सिस्टम और एक बिडॉक्स प्लान, ये सिस्टम टाइम और पीस रेट का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? टाइम और पीस रेट का। जो गांठ टास्क प्लान है, इसमें मेरिक की तरह ही क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आपका आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड है, अगर आप स्टैंडर्ड जितना भी आउटपुट नहीं बना पाए तो आपको गारंटेड वेजेस मिलेगी, जो मिनिमम मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। मान के चलो टारगेट था कि 500 यूनिट्स बनानी थी एक दिन में, ये 500 तो ज़्यादा होगी, 100 यूनिट्स तो आप नहीं बना पाए, तो आपको गारंटेड वेजेस मिल जाएगी।
लेकिन अगर आपने एट स्टैंडर्ड तक बना लिया तो आपको टाइम रेट तो मिलेगा, मीन्स गारंटेड तो मिलेगी, साथ में प्लस आपको बोनस मिलेगा 20% का बोनस, 20% बोनस। वहीं बात करते हैं अबव स्टैंडर्ड की, तो अबव स्टैंडर्ड में आपको हाई पीस रेट मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बात क्या हो गई, पीस रेट हाई है, पीस रेट मिलने लगेगा, तभी तो कॉम्बिनेशन है ये, हाई पीस रेट मिलेगा ऑन वर्कर्स आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं इमर्शन एफिशिएंसी बोनस स्कीम की। सो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया सेट हो रहा है 2/3 ऑफ वर्क से। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको हटाने वाली हूँ फॉर्मूले को। इमर्शन एफिशिएंसी में यहाँ पर क्राइटेरिया जो है टाइम को सेव करने का या टाइम स्टैंडर्ड को फिक्स करने का, वो 2/3 है। कि अगर आपका वर्क अप टू 2/3 हुआ है, जैसे कोई चीज़ 100% होती है, 66% अगर आपने कर ली है, तो आपकी जो अर्निंग होगी वो हो जाएगी एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, जो कि है अपना टाइम रेट का सिस्टम का फॉर्मूला ही होता है। अगर आपका 2/3 से लेके 100% के बीच में है, अगर जो कि मेरिट में था, सिमिलर ही है वैसा, तो ये तो पेमेंट होगी आपको, प्लस आपको बोनस मिलेगा, बोनस का परसेंटेज मिलेगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम रेट इनटू रेट। और अगर आपने अबव 100% कर लिया है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अबव 100% अगर आपने बना लिया है तो एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट तो होगा ही, प्लस 20% हो जाएगा, आपको वेजेस के ऊपर मिलेगा, और प्लस 1% हर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी का इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसके बेसिस पर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम सिस्टम में कुछ खास नहीं होता, बस यहाँ पर है कि टाइम को आप बी यूनिट्स में काउंट करते हो। बी टाइम को किस में काउंट करते हैं, बी में। अंडर दिस सिस्टम स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय वर्क स्टडी, द टाइम यूनिट बीइंग ईच मिनट ऑफ अलाउड टाइम इज कॉल्ड बी। बिडॉक्स में बी टाइम काउंट करते हैं कि बी आपने आवर्स दिए 8, अगर आपने जैसे यूनिट्स बना ली तो आप बोलेंगे 40 बी यूनिट्स बना ली। बस ये है, ये तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा जिसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले क्वेश्चन का, उसके बाद सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिएगा या अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखते चलिए। बोला गया है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर, वर्कर्स की अर्निंग्स हमें निकालनी है। अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड, हाल्से एंड रोवन, जो कि इंपॉर्टेंट है, चारों ही मेथड इन्होंने दे दिए हैं। स्टैंडर्ड टाइम 30 आवर्स, टाइम टेकन एंड आर्ली रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर आवर प्लस अ डियरनेस अलाउंस एट द रेट 50 पैसा पर आवर। पहला मेथड हम लगाते हैं टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड में क्या होता था, टाइम टेकन या फिर आर्ली रेट इनटू आर्ली रेट, ये तो होता था। टाइम टेकन है 20 आवर्स और आर्ली रेट दी है 1 रुपीज़ पर आवर प्लस अ डियरनेस अलाउंस एट द रेट 50 रुपीज़ पर आवर वर्कड, तो कितना हो जाएगा टोटल। तो बेसिकली आपका 1 पर आवर तो आर्ली रेट है, तो अगर आप ऐसे निकालो, प्लस ये तो आर्ली है और डियरनेस अलाउंस का अलग से करो, क्योंकि डीए भी तो सैलरी का कंपोनेंट होता है। 50 पैसा मीन 0.50, तो 20 10, तो ये आ गया 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ तो उसको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीस रेट की। किसकी, पीस रेट की। पीस रेट में होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू आर्ली वेज की क्या यूनिट है, मतलब यूनिट 1 यूनिट का क्या प्राइस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें भी हम लोगों को पीस रेट में उन्होंने पीसेस तो नहीं दिए थे, बट इस क्वेश्चन में आपको टाइम रेट बताया गया था कि 30 आवर्स आपका बेसिक टाइम रेट है।
30 आवर्स बोला था ना स्टैंडर्ड टाइम, तो 30 आवर्स उसने काम किया मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट आपका वही 1 है, प्लस अगर आप 50 उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 20 मिल रहा था आपको, 20 का 0.5 डियरनेस अलाउंस का, तो ये हो गया 40 रुपीज़। ये आपका पीस रेट सिस्टम आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाल से प्लान की, तो देखते हैं हाल से प्लान में वेजेस बताए थे कि 20 आवर्स के वेजेस 1 रुपीज़ पर आवर से 20 है, जो कि हाल से यही तो बोलता है कि टाइम रेट सिस्टम में तो आपको पेमेंट होगा, टाइम का पेमेंट तो आपको किया जाएगा, लेकिन साथ में आपको इंसेंटिव मिलेगा। बात करी थी हमने इंसेंटिव मिलेगा, और इंसेंटिव किसके बेसिस पे मिलेगा, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। सो यहाँ पर आपको बोनस दिया जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम सेव कर लिया है आपने, तो 5 रुपये का, कितने का, 5 रुपये का, क्योंकि आपने हाफ टाइम सेव कर लिया। आपने कितने में सामान बना के दे दिया था, 20 आवर्स में दे दिया था, सामान देना 30 आवर्स का था स्टैंडर्ड टाइम, तो आप जब उसका परसेंटेज लिखोगे प्लस टाइम सेव्ड इनटू आर्ली रेट आपका 5 आ जाएगा, फिर डियरनेस अलाउंस का 10 रुपीज़ ऐड करोगे 35 आ जाएगा। और रोवन प्लान में क्या डिफरेंस था, रोवन प्लान में हम लोग यहाँ पर रेशो में निकालते थे, तो आप रेशो में कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर 36.67 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो रहे फॉर्मूले विद क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, लेकिन स्टूडेंट्स इन सब से तब तक आपको हेल्प नहीं होगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आपके पास फॉर्मूला माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस में आपको रेशो लेना है, किस में आपको परसेंटेज लेना है। तो 1 बाय 1 आप एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन सीरीज़ पार्ट 4, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 पूरी कंप्लीट कर ली है 1 वीडियो में, क्योंकि यूनिट से चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, तो आप फॉर्मूले भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और थ्योरी तो मैंने आपको अच्छे से लगभग सारे पार्ट्स कवर करवा ही दिए हैं कि टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग और ये वेज शीट, पेरोल क्या होते हैं। सो आप स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो पार्ट 5 आएगा वो हमारा ओवरहेड्स पर बेसिस होगा, जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसमें ओवरहेड एंड यूनिट कॉस्टिंग दोनों ही पार्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 5। एंड हाँ, अगर आपको डाउट है कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। आप जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि अभी हमें यूनिट्स और भी कंप्लीट करनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस। एंड हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।